मुख्यमंत्री होते हुए अपने कितने काम किए हैं, लेकिन अभी इस बात का जवाब आपसे नहीं मिला कि ये आपको टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैंने 2-3 बार आपसे ये बात देखिए, पूछी। टारगेट करते हैं, करते रहने दो, हमें इसकी परवाह नहीं। देखिए, ऐसा है कि इनको जो लगता है कि हम कुछ ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता आपके पक्ष में है, रुझान आपके साथ है, और आप हिल नहीं रहे जैसे दूसरे प्रदेशों में कुछ लोग इधर उधर देखिए, हो रहे हैं। मैं इनके चीज़ों से घबराता नहीं, और मुझे सत्ता की राजनीति जरूर इसलिए हमने सोची क्योंकि यही एक माध्यम है जहाँ से हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस फील्ड में आए। नहीं तो अदरवाइज हम लोग सत्ता की राजनीति में हमें बहुत ज़्यादा इच्छा रही नहीं है। हम्म। और और ये देखो, आपको बहुत तंग कर रहे हैं हम। देखिए, मैं शायद लोगों को जानकारी नहीं है कि आपके पिताजी का वकील भी मैं हूँ, और उनके खिलाफ इन्होंने लोकपाल ने एक समन भी जारी किया। अब वो एक उम्र के उस पड़ाव में है। नहीं, मैं ये तो बड़ी बड़ी मतलब कि मैं समझता हूँ कि बड़ी छोटी बात है कि सीबीआई ने उस केस में रिपोर्ट दी कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है, जो भी संपत्ति है ये 10 साल से पहले की ली गई है, और लोकपाल के कानून के आधार पे कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। ये सीबीआई की रिपोर्ट है, फिर भी लोकपाल ने आप लोगों को नोटिस दे दिया, उनको नोटिस दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका दृष्टिकोण है, ये कही है कि भाई कहाँ कोई भी अगर मजबूत मुख्यमंत्री हो, मजबूत एक आदिवासियों का नेता हो, तो किसी तरीके से मैं उसको अब सत्ता से बाहर किया छोटा सा जाए। इंसिडेंट बताऊं, जो ईडी सीबीआई का जो आपने जिक्र किया है, तो अभी ईडी लगातार हमारे साथ, पता नहीं उनको क्या लगाव हो गया है। पहले तो ये बताते नहीं हैं समनों में कि भाई हम क्यों बुलाना चाहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आ जाओ, लगता है कि मैं उनका आदेशपाल हूँ और बैठ जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो हमने भी सोचा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले बताना होगा फिर आपसे हम बात करेंगे। 7-8-10 सम्मान के बाद मुझे बताया गया कि इस संदर्भ में आपको बुलाया जा रहा है। हाँ, ये बात ठीक भी, जरूर हम, आपने जो पूछा है इसका जवाब हम देंगे आपको। हमने जवाब नहीं, भी दिया। सारी संपत्ति आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बता रखी है, उसका वर्णन वहाँ है। और जिस ज़मीन के बारे में बात कर सकते हैं वो ऐसी ज़मीन है, कोई आदिवासी की ज़मीन है जो बेच ही नहीं सकता, और फिर भी कहते हैं कि आपकी ज़मीन है। नहीं, अब मैं उसमें बताऊंगा ना कि उसमें तो ऐसा इन और लोगों। आप एफआईआर में आप अक्यूज का नाम नहीं है, लेकिन रोज़ के रोज़ आपको समन करते हैं। सर, यही तो ताजुब है, आज के दिन में इस तरीके की भी सजा होती है क्या, ये मुझे नहीं कि मालूम, कोई मुझे बिना तो गुनाह का सजा। नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि सज़ा पहले करते हैं, गुनाह बाद में पेश करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, शायद आपको मालूम नहीं। अब आपके बाबूलाल मरांडी साहब हैं, हम्म। उनके खिलाफ मैं इलेक्शन कमीशन के उसमें वेबसाइट पे हम देख रहे थे, क्योंकि जब ये इलेक्शन 2019 में हुआ तो उनको सबको बताना पड़ता है कि उनके खिलाफ कौन कौन से केस हैं। तो मैंने देखा कि लगभग 5 केस ऐसे हैं जो पीएमएलए के अंडर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं। वहां नहीं 5, जाते, कोई नोटिस नहीं, वहां कोई नहीं जाते। बुला कोई किसी को बुलाया नहीं। अभी और तो ऐसा केवल बाबूलाल मरांडी साहब ही नहीं है, ऐसे 4 लोग और हैं। आपका रणधीर सिंह साहब हैं जो हाँ हाँ एमएलए रहे, हाँ, बहुत। फिर आपके शशि भूषण हैं साहब, मेहता साहब हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और एक भानु प्रताप शाही साहब हैं। और इनको कभी नोटिस गया? इनसे पूछिए कि भैया, ईडी से पूछिए कि आपने कभी उनको नोटिस दिया? और ये छोटी बात नहीं है। आप अगर केंद्र में चले जाओ, केंद्र के मंत्रियों के लिस्ट ले लो, तो उनमें भी कई ऐसे लोग हैं, कुछ 44 लोग हैं जिनके खिलाफ तो क्रिमिनल केसेस हैं। उनमें बाप कुछ रे। ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ शेड्यूल्ड ऑफेंस भी है, लेकिन वो तो किसी को नहीं बुलाते। तो आपके साथ इतनी मोहब्बत क्यों है? केजरीवाल से भी बड़ी मोहब्बत है, और अपने लालू जी से भी बड़ी मोहब्बत है, और गैर बाकी केंद्र प्रदेशों में भी शासित बड़ी मोहब्बत है मुख्यमंत्रियों राज्यों की। से जो डबल इंजन की सरकार जहां नहीं है, हाँ, वहां वह दिक्कत है। ये मैं भी बट देख रहा ऐसा हूँ। क्यों हो रहा है? मैं आपको इसी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूँ कि इतने लोग हैं, इनके यहाँ क्यों नहीं जाते हैं। मुझसे हमारे ईडी वालों ने एक सवाल पूछा था हम्म।
कि आपके अकाउंट में भारी पैसों का ट्रांजैक्शन है। मैंने कहा भारी ट्रांजैक्शन, इनको मालूम है, आपको नहीं मालूम? नहीं, मैंने कहा भारी ट्रांजैक्शन, मुझे लगा कि 100-200 करोड़ रुपए का कुछ हो गया क्या इसके अंदर। फिर हमने पूछा भाई कितना है जरा बताओ, तो बोला कि कोई डेट उन्होंने बताया, इतना से इतना, 1.5 साल 2 साल की पता नहीं कितना। तो बोला 31 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। और एक बार बताया कि 71 लाख का ट्रांजैक्शन है। हम बोले ये भारी है। 80 के दशक से हमारे फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बीच में हमारे बड़े भाई आप स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी भी विधायक रहे हैं लंबे समय तक। हम लोग अभी आज तक 80 से लेकर आज तक राजनीतिक ये में हैं। अगर हम कहें कि अगर उन सैलरी को भी उठाएंगे तो करोड़ों से ऊपर चला जाएगा। सही बात। और 31 लाख भारी इनको लगा। मैंने कहा भाई मुझे तो लगा कि कहाँ इनको 100-200 करोड़ रुपए मिल गया क्या इसमें। मैं भी हैरान रह गया सब सुन करके। मैंने कहा कि ये तो, फिर बाद में उन्होंने भारी को हटाकर बहुत मात्रा में अच्छा उसका शब्द को, मैंने कहा ये बहुत अच्छा आप लोग शब्दों का खेल खेलते हैं भाई। हमको इनकम टैक्स का नोटिस आना चाहिए, बिल्कुल कोई पेटिकेट ऑफिस होना चाहिए। हमने तो सारा चीज आपको दिखा तभी ना जब मेरे अकाउंट में आया है। बिल्कुल सही। अकाउंट में नहीं होता तो दिखता भी नहीं, तो मैं अकाउंट में दिखा क्यों रहा हूं। दूसरी बात है, ये आपको तो टारगेट करते हैं, लाख अधिकारियों को भी टारगेट करते हैं कि आपके चीफ सेक्रेटरी, जब आपने नियुक्ति की आपके चीफ सेक्रेटरी की, तो उसको नोटिस आ गया और आप उनको बताया, पूछा गया आपसे कि उसके खिलाफ कितनी एफआईआर हैं, और सुना है कि आपके चीफ सेक्रेटरी को, आपके डीसी को, आपके डीएसपी आईओ को, आपके एसपी को, सबको बुला लिया है जानकारी लेने के लिए कि मतलब कि एक तो आपको टारगेट कर रहे हैं, दूसरा शासन भी नहीं चलने दे रहे। एक्चुअली ये लोग चाहते हैं, इनको लगता है, इनको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स अगर डर जाएंगे तो काम नहीं करेगा, तो अमली जामा वही पहनाते हैं, वही लोग एग्जीक्यूटिंग बॉडी है। अब एग्जीक्यूटिंग बॉडी को परेशान करो, डराओ धमकाओ। कुछ लोगों को तो इन लोगों ने पता नहीं 10 साल 20 साल पहले का कब का केस को कहाँ से ढूंढ के निकाल करके जेल कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी सरकार में गलत करने का ना डायरेक्शन जाता है और सही चीज़ को ना करने के लिए पनिशमेंट जरूर मिलती है। और जिनके खिलाफ ये बोलते हैं, जो कहते हैं कि ये लोग करप्ट हैं, उनको फिर ये सत्ता में उसे अपने मंत्रिमंडल में ले लेते हैं। ये भी हमने देखा है। और ये देखिए, ये जो शासन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई है, ये केवल झारखंड में नहीं हो रही, ये छत्तीसगढ़ में भी हुई। जब भूपेश बघेल जी थे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने फ्रीज कर दी, मतलब कि उनको चलने नहीं दिया। और कोई ऐसा, अगर आप ऐसा नोटिस दोगे किसी अधिकारी को, तो वो काम ही नहीं करेगा, वो फाइल में साइन ही नहीं करेगा। मजेदार बात देखिए, अब ये समन तो कैसे आप प्रिपरेशन करोगे, मतलब मानसिक रूप से आपको परेशान करें। बिल्कुल। आपके परिजनों को परेशान करें, आपके अड़ोस पड़ोस के दोस्तों यारों को परेशान करें। एफआईआर किसी और प्रदेश में लिखाते हैं, मैंने तो ये भी देखा है, किसी और प्रदेश में एफआईआर लिखवाया और ईडी का नोटिस यहाँ आ गया। पता नहीं कहाँ से कौन सी ताकत इनको मिली है, वो तो समझ में नहीं आता। वो तो पीएमएलए की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पीएमएलए का ताकत इस तरीके से होगा तो मुझे लगता है, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कानून के दायरे में रह करके राजनीतिक हितों साधी जा रही है। और आज जिस तरीके से जो आज हमारे पीछे रोज, मैं तो अब इस ये में आदी होने लगा हूँ, पता नहीं कल कौन सा एजेंसी की कोई एक नोटिस आएगी और इसमें हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वहाँ बहुत, चूँकि वो लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं इस तरीके से, और हम लोग को तो इनको तो लगता है कि एक तो
जिस समूह से आता हूँ इसमें तो कोई शक सवाल नहीं है, हमारे समूह में कोई इस तरीके से लोग नहीं है बौद्धिक लड़ाई लड़ सके। लेकिन हाँ, ये बात है कि कुछ लोग निकल रहे हैं तो इनको सामना भी कर लेते हैं। अब इतना आसान नहीं है। अब मैंने पहले भी कहा कि सरकार बनने के चंद घंटे के बाद ये लोग सरकार गिराने में लगे। कई बाय इलेक्शन हुए, एक बाय इलेक्शन छोड़ करके मुझे लगता है कि अलग राज होने के बाद सबसे अधिक बाय इलेक्शन हमने देखे, 5 या 6 इलेक्शन देखे हमने, शायद मुझे जो याद आ रहा है। और उसमें एक मात्र ये लोग जीत पाए, बाकी सब जगह इनको हम लोगों ने राजनीति, इसीलिए तो उनको तकलीफ है। और इनको पता है कि अगर हम मैदान में रह गए तो फिर ये नहीं रहेंगे, तो बहुत इनको दिक्कत हो सकती है। तो हम बोले कि अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ना है तो राजनीतिक लड़ाई लड़ो, तब कोई बात समझ में आए। तो अब राजनीतिक ताकत नहीं है तो दूसरे ताकत से पहले डराओ, धमकाओ, फिर लालच दो, उससे बात ना बने तो अब इसका इस्तेमाल करो, ऐसे हथियार यूज़ करो कि आप। कोई बात नहीं, मैं नहीं समझता कि आप इन चीज़ों से पीछे हटेंगे। जो आपने फैसला लिया है अपने समूह को आगे बढ़ाने के लिए, वो ज़रूर बढ़ाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप मजबूत रहो और आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ो। और जो गरीब आदिवासियों ख़ास तौर पे उनको एक समाज में जगह मिलनी चाहिए। और आप ऐसे शख्स हो जिन्होंने उनको जगह दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने बड़े विस्तार से सब बातें हमारे सामने रखी। धन्यवाद।